नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से अध्याय कैसे बनता है रेडियो नाटक। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे या जानेंगे, जिसके बारे में रेडियो नाटक की परंपरा, सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में समानताएं और अंतर, और रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की महत्ता, और रेडियो नाटक की अवधि और पात्र। तो बच्चों, करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रेडियो नाटक होता क्या है, क्योंकि आपका जो दौर चल रहा है वो टीवी का दौर है, इंटरनेट का दौर है। तो जो रेडियो होते हैं वो शायद आपने बहुत कम सुने होंगे या नहीं भी। तो सबसे बड़ा अंतर ये होता है, टीवी पर तो हम टीवी दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम है, यानी टीवी में हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो केवल श्रव्य माध्यम है, केवल सुनकर हम किसी चीज़ के बारे में जान सकते हैं रेडियो के द्वारा। पहले क्या होता था, कुछ दशक पहले लोगों के पास रेडियो ही मनोरंजन का साधन होता था। कंप्यूटर के बारे में, टेलीविज़न के बारे में, सिनेमा के बारे में ये लोग नहीं जानते थे, ना ही ये साधन होते थे। और रेडियो है लोगों के मनोरंजन का सस्ता साधन था, सभी के पास होता था। उसी में ही कार्यक्रम, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो खेल हो, पहले जैसे कमेंट्री होती थी टीवी पर सुनी जाती थी। कोई भी क्रिकेट मैच होता था उसकी कमेंट्री, आजकल तो हम टीवी पर उसको लाइव देख सकते हैं। और इसी प्रकार छोटे छोटे नाटक हैं, जब लोगों के मनोरंजन के लिए शुरू किए गए टीवी धारावाहिक छोटे छोटे शुरू किए गए रेडियो पर। ये नाटक छोटे छोटे होते थे और इसी प्रकार रेडियो स्टेशन के लिए नाटक लिखते थे, बड़े बड़े साहित्यकार भी लिखते थे और रेडियो के लिए नाटक लिखे जाते थे। और धीरे धीरे ये जो चलन है वो बढ़ता चला गया और बाद में रेडियो पर जो नाटक प्रसारित किए गए वो बहुत से ऐसे नाटक थे जिनको मंच पर भी प्रस्तुत किया गया। और इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मोहन राकेश जी द्वारा रचित एक नाटक था आषाढ़ का एक दिन। इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है, यानी कि उसमें उसको पहले रेडियो पर दिखाया गया, उसके बाद उसको मंच पर प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रकार एक और धर्मवीर भारती द्वारा रचित नाटक था अंधा युग, उसको भी इसी प्रकार से मंच पर प्रस्तुत किया गया था। तो ये एक्सपीरियंस लेने के लिए कि रेडियो नाटक कैसा होता है, आप टीवी पर कोई भी नाटक या कोई भी ऐसा प्रोग्राम चलाकर अपनी आंखें बंद कीजिए और उसको सुनकर उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि पहले कैसे उसको अनुभव किया जा सकता था। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि सिनेमा, रंगमंच या जो है उसमें और जो रेडियो नाटक में कुछ अंतर भी है और कुछ समानताएं भी है। उसके बारे में हम जानेंगे, इनमें क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं। मैं आपको इस प्रकार से इस पाठ को समझाऊंगी, इसमें जो जो मेन प्रश्न बन रहे हैं उनका उत्तर भी आपको समझाते जाऊंगी और पूरा निचोड़ उस अध्याय का उन प्रश्नों में ही आपको मिल जाएगा। और इतना लंबा चौड़ा पाठ पढ़ने की बजाय आप इसमें जो पढ़ने लायक है और जो जानने लायक है उसको मैं आपको अच्छी प्रकार से बता दूंगी, जिससे कि पूरा ये जो अध्याय है वो कवर हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रेडियो नाटक और जो आजकल का सिनेमा रंगमंच है, सिनेमा और रंगमंच, क्योंकि सिनेमा और रंगमंच दृश्य श्रव्य माध्यम है, इसमें हम दृश्यों को देख भी सकते हैं तो वो जल्दी समझ आ जाते हैं। लेकिन जो केवल रेडियो नाटक जो श्रव्य माध्यम है उसको कैसे, मतलब क्या समानता हो सकती है। आप देखिए सबसे बड़ी समानता क्या होती है इसमें। एक तो हम कर सकते हैं कि दोनों ही है वो
लिखे जाते हैं, ठीक है, चाहे रेडियो नाटक प्रस्तुत करना हो चाहे वो, तो दोनों को ही कि कोई ना कोई एक कहानी ज़रूर होगी, ठीक है ना। तो कहानी ज़रूर होगी दोनों की, तो ये एक बड़ी समानता है, दोनों के लिए कहानी चाहिए, चाहे वो सिनेमा और रंगमंच है चाहे वो नाटक है। इसी प्रकार जो सिनेमा और रंगमंच है, जो भी कहानी है उसमें पात्र तो होंगे ही, तो इसी प्रकार रेडियो नाटक में भी पात्र होंगे, ठीक है ना, यानी चरित्र जिसको हम बोलते हैं, पात्र दोनों में ही ज़रूरी है। इसी प्रकार जो पात्र होंगे तो उनके यानी डायलॉग्स, संवाद भी होंगे, तो दोनों में एक तीसरी समानता क्या हो जाएगी कि दोनों जो पात्र हैं इसके, उनमें संवाद भी होते हैं दोनों में ही। इसी प्रकार जो पात्र संवाद बोलते हैं उसी के द्वारा कहानी का विकास होता है, ये भी एक चौथी बड़ी समानता है। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कहानी की शुरुआत होती है, यानी आरंभ, मध्य और अंत, ये तीनों ही होते हैं रेडियो नाटक में भी और सिनेमा रंगमंच में भी। और इसी प्रकार जो शुरू में कहानी की शुरुआत होती है उसमें द्वंद्व भी दिखाया जाता है और अंत में उसका समाधान भी दिखाया जाता है। इसी प्रकार रेडियो नाटक में भी ऐसा ही होता है जिस प्रकार से सिनेमा रंगमंच में होता है। तो ये सारी समानताएं हैं जो दोनों में ही होती है। और अगर असमानताएं देखी जाए, यानी दोनों में अगर हम अंतर देखें, तो क्या क्या अंतर हो सकते हैं रेडियो नाटक में? बहुत आसान है कि देखिए, अंतर, सबसे बड़ा अंतर कि रेडियो दृश्य माध्यम है, रेडियो श्रव्य माध्यम है क्योंकि केवल हम सुन सकते हैं, लेकिन सिनेमा और रंगमंच क्या है? दृश्य और श्रव्य दोनों ही माध्यम है। दृश्य श्रव्य माध्यम कहेंगे सिनेमा और रंगमंच को हम, दृश्य माध्यम भी है और श्रव्य माध्यम भी, तो दृश्य श्रव्य माध्यम कहेंगे, और रेडियो नाटक केवल श्रव्य माध्यम है। अब जो दृश्य श्रव्य माध्यम होगा उसी में दृश्य होंगे, रेडियो में दृश्य नहीं होंगे ना, क्योंकि रेडियो के अंदर तो हम सुन सकते हैं केवल। तो दूसरा अंतर इसी से निकल गया नाम से ही कि ये जो सिनेमा और रंगमंच होता है वो क्या है, वो उसके अंदर दृश्य होंगे, और रेडियो नाटक के अंदर दृश्य नहीं होंगे क्योंकि उसमें हम केवल सुनते हैं। इसी प्रकार जो सिनेमा और रंगमंच में क्या है, क्योंकि हम देख सकते हैं तो उनको वैसा ही साज सज्जा, वैसे ही जो पात्र हैं उनको वस्त्र पहनाने पड़ेंगे, वैसे ही मंच सज्जा करनी पड़ेगी। लेकिन क्या है, रेडियो नाटक में क्या है, इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि रेडियो को तो हम सुन रहे हैं, उसमें हमें मंच सज्जा की, उसमें हम वस्त्र सज्जा की ज़रूरत नहीं है, केवल हम सुनने के माध्यम से ही उसको समझते हैं। लेकिन सिनेमा और रंगमंच में क्या है, पात्रों को इस तरह से दिखाना भी पड़ेगा, उनको इस तरह से वस्त्र भी पहनाने पड़ेगा, इस तरह का वातावरण भी बनाना पड़ेगा उनको कि वो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसी प्रकार क्या होता है, पात्रों के जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं, जो भी वो संवाद बोल रहे हैं, उनकी जो भाव भंगिमाएं होती हैं वो भी विशेष महत्व रखती हैं। लेकिन रेडियो नाटक में क्या है, केवल संवाद विशेष महत्व रखते हैं कि संवाद किस तरह से बोले जा रहे हैं, पात्रों की भाव भंगिमा, उनके फेस एक्सप्रेशन कोई महत्व नहीं रहता क्योंकि आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उसको हम देख तो सकते नहीं हैं। इसी प्रकार जो पात्रों की जो भावनाएं हैं उसके द्वारा पात्रों को प्रस्तुत किया जाता है रंगमंच में। लेकिन रेडियो नाटक में केवल संवाद इस तरह से बोले जाते हैं ताकि वो श्रोता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे, क्योंकि रेडियो सुनने वाले होते हैं केवल श्रोता, लेकिन जो सिनेमा और रंगमंच वाले उसके दर्शक भी होते हैं, दर्शक और श्रोता, यानी वो सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो जो पात्रों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनको कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है सिनेमा और रंगमंच में। लेकिन रेडियो नाटक में क्या है, संवादों के माध्यम से पात्रों की भावनाओं को समझाया जाता है। तो कुछ हमने समानताएं सीखी सिनेमा, रंगमंच और रेडियो में, और कुछ हमने असमानताएं सीखी। अब हम बात करते हैं कि रेडियो नाटक जो होता है उसकी जब कहानी लिखी जाती है तो उसमें
क्या क्या होता है। सबसे पहले कहानी में बारी आती है कहानी चुनने की। रेडियो नाटक की जो कहानी है उसके चुनने की बारी आती है। तो कहानी कैसी होनी चाहिए कि कहानी या तो मौलिक होनी चाहिए या किसी और स्रोत से ली हुई होनी चाहिए। क्या क्या बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो कहानी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें पूरी तरह से एक्शन या हरकत पर निर्भर करती हो, क्योंकि रेडियो में बहुत ज़्यादा एक्शन वगैरह है वो सुनकर ऊब जाते हैं। और क्योंकि कहानी घटना प्रधान नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी कहानी से क्या होता है, थोड़ी देर में जो सुनने वाले हैं, श्रोता है, वो बोर हो जाते हैं। कुछ समय के बाद उसको वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए रेडियो नाटक में एक घटना की बजाय क्या होनी चाहिए, अनेक घटनाएं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम रेडियो नाटक की जो अवधि है वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि रेडियो नाटक है उसकी सीमा कितनी होनी चाहिए, वो कितना बड़ा होना चाहिए। तो जो रेडियो नाटक होता है वो कितना होना चाहिए, उसकी अवधि होती है 15 मिनट से 30 मिनट तक की, क्योंकि इससे श्रव्य माध्यम होता है। क्योंकि नाटक में जो बातचीत होती है, संवाद होती हैं, वो कार्यक्रम के लिए एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट की होती है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो ठीक नहीं होता है। उतनी ही अवधि काफ़ी होती है, क्योंकि ऐसा माध्यम है रेडियो जिसे मनुष्य अपने घर पर अपनी इच्छा से सुनता है और उसकी अवधि सीमित ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सिनेमा जो है, नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी अन्य जगह पर भी इकट्ठे होते हैं, देखते हैं, और लेकिन रेडियो में घर में ही बैठकर लोग उसको देखते हैं। तो इस तरह से उसकी अवधि इतनी ही काफ़ी होती है। और टीवी या रेडियो ऐसे माध्यम है कि जो इंसान होता है वो अपने घर पर मर्जी से देखता है उनको। और सिनेमा होता है वो दर्शक सिनेमा घर या नाट्यगृह में बैठा दर्शक थोड़ा बोर हो जाएगा, लेकिन आसानी से उठकर जाएगा नहीं, क्योंकि वहीं पर बैठकर उसे चाहे कितनी बड़ा नाटक हो, कितनी बड़ी कोई हो, तो उसको देखना पड़ेगा। लेकिन रेडियो नाटक होता है उसमें क्या है, वो अपनी मर्जी से उठ भी सकता है अगर उसको पसंद ना आए तो सीमित अवधि का होना चाहिए ताकि वो बोर भी ना हो। और अब बात करते हैं हम पात्रों की। जो पात्र होते हैं वो कितने होने चाहिए, कि पात्र होते हैं उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए। कैसे सीमित होनी चाहिए, पात्रों की संख्या रेडियो नाटक में कम होनी चाहिए, जिससे कि 5 या 6 इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि उसको सुना जाता है रेडियो नाटक को। अगर श्रोता ज़्यादा पात्र होंगे तो श्रोता को सुनने में ये समझ नहीं आएगा कि कौन से पात्र का संवाद चल रहा है, वो समझ नहीं पाएगा उसको, नाटक को। तो सीमित पात्र होंगे तो वो उनकी आवाज़ से उनको अंदाज़ा लगा लेगा और उसे पता चल जाएगा, और केवल ध्वनि होती है उसके सारे ही वो पात्रों को याद रखता है। अगर ज़्यादा पात्र होंगे तो वो याद नहीं रख पाएगा, उसे नाटक समझ नहीं आएगा। तो पात्रों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये मेन पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। कहानी घटना प्रधान हो न हो, सिर्फ घटना प्रधान न हो, अवधि ज़्यादा न हो, अवधि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, केवल 15 से 30 मिनट की होनी चाहिए, और पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। तो हमने अब तक क्या किया इसके अंदर, रंगमंच, सिनेमा रंगमंच और रेडियो नाटक में समानताएं सीखी। सिनेमा रंगमंच में और रेडियो नाटक में असमानताएं क्या है, और इसके जो रेडियो नाटक है वो उसकी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। इसके अलावा रेडियो नाटक की शुरुआत है वो किस प्रकार से हुई होगी, उसके बारे में भी हमने जाना। तो आपको ये समझ आया होगा अच्छी प्रकार से किस प्रकार से ये बताया गया है। तो इसको हम और भी अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं कि रेडियो नाटक लिखते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप देख सकते हैं, चित्र में दिखाया गया है कि
कट 1 या पहला हिस्सा, जंगली जानवरों की आवाज़ें, डरावना संगीत, पदचाप का स्वर। क्योंकि रेडियो नाटक क्या होता है, एक श्रव्य माध्यम होता है, उसमें सभी चीज़ें क्या है, सुनकर श्रोता उस कहानी को समझता है। इसलिए जो ध्वनि है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है रेडियो नाटक का। तो मान लो जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही है, डरावना संगीत आ रहा है, पदों की यानी कि कदमों की आवाज़ आ रही है, तो सब समझ जाते हैं कि जंगल का सीन है, जंगल में ही इस प्रकार से जंगली जानवरों की आवाज़ें आती हैं। जैसे कि राम कह रहा है, श्याम मुझे डर लग रहा है, कितना भयानक जंगल है। श्याम, डर तो मुझे भी लग रहा है राम, इतनी रात हो गई, घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। राम कहता है ये सब इस नालायक मोहन की वजह से हुआ है। मोहन की नकल करते हुए कहता है जंगल से चलते हैं, मुझे एक छोटा रास्ता मालूम है। तो देखिए इसमें मान लो 3 ये दोस्त बात कर रहे हैं, राम, श्याम और तीसरा दोस्त और है उनका, ये सब बात कर रहे हैं, मोहन, राम, श्याम। तो इनकी बातें तो हो रही है, इनकी आवाज़ से, इनके बोलने के तरीके से जो श्रोता है वो समझ जाएगा, वो 3 पात्र हैं उसमें। लेकिन वो कहाँ पर है, कैसा वातावरण है, उसको बताने के लिए हम अगर टीवी सिनेमा है तो उसमें देख सकते हैं वातावरण को, लेकिन उसको समझाने के लिए उनको ध्वनि का सहारा लेना पड़ता है। जो ध्वनि इस प्रकार की होनी चाहिए कि श्रोता अच्छी प्रकार से समझ जाए कि वो कहाँ पर है और कहाँ कैसे बातें कर रहे हैं। तो जंगली जानवरों की आवाज़, डरावना संगीत, इस तरह से वो अंदाज़ा लगा लेगा, श्रोता अंदाज़ा लगा लेगा कि ये जंगल का सीन है। तो इस तरह से होना चाहिए। तो ये पूरा इनके जो संवाद है वो दिए गए हैं। इसी तरह ये दृश्य चल रहा है। अब देखिए आगे के हम देखते हैं। मोहन, दूर से नज़दीक आती आवाज़, आ रहा हूँ वहीं रुकना, पैर में कांटा चुभ गया था, नज़दीक ही कोई पक्षी पंख फड़फड़ाता हुआ भयानक स्वर करता उड़ जाता है, राम चीख पड़ता है। तो इस तरह से देखिए संगीत के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से ही सब कुछ समझाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्व रखती है रेडियो नाटक के अंदर ध्वनि। तो वो चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर सिनेमा और रंगमंच होता है तो उसमें कई बार ध्वनि नहीं भी आती, तो देखकर वो वातावरण दिखाई दे रहा है तो वो पता चल जाता है। लेकिन रेडियो नाटक में ऐसा नहीं है, ध्वनि बहुत अधिक महत्व रखती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रकार और भी इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं रेडियो नाटक को, कि एक नाटक के एक अंश को जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है ये, जैसे कि आपने 6th क्लास में ऐसे ऐसे ये एक एकांकी पढ़ी होगी, तो वो उसी प्रकार की है। ये वही है एकांकी जो हमने उसमें पढ़ी थी। आपने 9वीं क्लास में जो पढ़ी थी, एक तो 6ठी क्लास में ऐसे ऐसे एकांकी पढ़ी थी, और आपने एक 9वीं क्लास में भी एक एकांकी पढ़ी होगी, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी के ही कुछ संवाद दिए गए हैं इसमें, किस प्रकार से वो आप देखिए। राम स्वरूप का स्वर उभरता है, बाबू अबे धीरे धीरे चल, लकड़ी के तख्त की दीवार से टकराने की आवाज़। तो वो लकड़ी का जो अगर पता, इस ध्वनि से ही पता चलेगा कि उसने लकड़ी का तख्त उठाकर वो एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं। जब वो टकराने की आवाज़ आती है तो ध्वनि के माध्यम से ही रेडियो नाटक में पता चलता है। इसी प्रकार आगे है, जैसे बाबू अरे अरे एक तख्त बिछाने में ड्राइंग रूम की सारी दीवारें तोड़ेगा क्या, अब तख्त को उधर मोड़ दे, अरे इधर बस बस, नौकर बिछा दूं साहब। बाबू तेज स्वर में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या, नकल करते हुए, बिछा दूं साहब, और ये पसीना किस लिए बहाया है। फिर है तख्त को जमीन पर रखने का ध्वनि प्रभाव, साथ ही नौकर की हंसी का स्वर। तो इसमें देखिए जब तख्त को रखा जाता है तो उसकी भी ध्वनि बताई जाती है कि किस प्रकार से उसको ज़मीन पर रखा जाएगा, कैसी ध्वनि होगी। तो आप देख रहे हैं डायलॉग्स में ध्वनि का कितना अधिक महत्व है रेडियो नाटक के अंदर। आपने ये एकांकी बहुत अच्छे से पढ़ी भी हुई है, तो आपको ये डायलॉग्स और ये इस प्रकार से समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
तो इस प्रकार से ये पूरा दृश्य दिया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको अच्छी प्रकार से ये रेडियो नाटक समझ आ गया होगा। मेन क्वेश्चंस जो बनते थे इसमें वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, और आगे पाठ से संवाद में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा देती हूँ। सबसे पहला बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो काफ़ी आता है परीक्षा में, तो आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न, दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं हैं? क्योंकि दृश्य कुछ सीमाएं होती हैं श्रव्य माध्यमों की, और इन सीमाओं को किस तरह पूरा किया जा सकता है। क्या सीमाएं होती हैं? ये समझ लीजिए कि दृश्य श्रव्य माध्यम यानी कि सिनेमा, रंगमंच, और जो हमारा रेडियो होता है, उसमें रेडियो नाटक होता है, उसके अंदर अंतर बताना है हमें। इसके अंदर ये कुछ घुमा फिरा कर ये प्रश्न पूछ लिया गया है। बात वही है, दोनों में अंतर बताना है कि दृश्य श्रव्य माध्यम को हम आंखों से देख सकते हैं और सुन सकते हैं, लेकिन जो श्रव्य माध्यम होते हैं उसको हम देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं। इसी प्रकार दृश्य श्रव्य माध्यम में मंच और पात्रों के वस्त्र, शोभा, उनके सौंदर्य को हम देख सकते हैं, लेकिन श्रव्य माध्यम में नहीं कर सकते। इसी प्रकार दृश्य श्रव्य माध्यम में हम पात्रों की जो है हाव भाव है, एक्सप्रेशन है, वो अनुमान लगा सकते हैं उससे, लेकिन श्रव्य माध्यम में ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार है, ध्वनियों के माध्यम से हम श्रव्य माध्यम में समझते हैं, लेकिन जो दृश्य श्रव्य माध्यम है उसको हम देखकर, वातावरण देखकर अच्छी प्रकार से उसके का आनंद उठा सकते हैं, मनोरंजन हो सकता है। जैसे मान लो किसी भी जगह का दृश्य प्रस्तुत करना है, मान लो मेले का दृश्य प्रस्तुत करना है, तो मेले में किस प्रकार से, मेले में कोई खेलों की आवाज़ें, मदारी की आवाज़ें, इस तरह कुछ बेचने की आवाज़ें, ध्वनियों के माध्यम से पता चल जाता है कि मेले का दृश्य है। इसी प्रकार मान लो कोई नदी बह रही है, नदी के पास का दृश्य है तो पानी की आवाज़, कोई झरना बह रहा है तो झरने से पानी गिरने की आवाज़। तो इस तरह से श्रव्य माध्यमों से हम पता लगा सकते हैं। जंगल का सीन दिखाना है तो जंगली जानवरों की आवाज़, डरावना संगीत, कोई डरावना इस तरह से दिखाना है तो वही डरावने सीन की आवाज़ आ जाती है। तो इस प्रकार से ये अंतर भी हो सकता है इसमें दृश्य श्रव्य माध्यमों में। अब दूसरा प्रश्न है आपका, कुछ दृश्य दिए गए हैं, रेडियो नाटक में किस किस तरह से प्रस्तुत करेंगे? कुछ दिए, जैसे घनी अंधेरी रात, घनी अंधेरी रात कैसे प्रस्तुत करोगे रेडियो नाटक में, क्योंकि वो सुना जा सकता है। तो मान लो चौकीदार है, वो घूम रहा है, उसकी लाठी की आवाज़ सुनाई दे रही है, सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही है, चौकीदार जिस प्रकार से कहता है जागते रहो, या इस तरह से मान लो सुबह के समय दिखाना है तो सुबह के समय मुर्गे की आवाज़, या फिर चिड़ियों की, मोर की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़। मान लो बच्चों की खुशी का दृश्य बताना है तो बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की हंसी की आवाज़ है, उनके शोर की आवाज़ है, इन सब से पता चल जाएगा बच्चों की खुशी का। नदी का किनारा है तो नदी से पानी की ध्वनि, हवा का स्वर, पक्षियों की आवाज़, इस प्रकार से। और वर्षा का दिन है तो वर्षा होने की आवाज़, ठीक है ना। इसी प्रकार कोई आवाज़ लगा रहा है, भीग जाओगे, छाता ले आओ, और कोई आवाज़ लगा रहा है आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है, रुकेगी नहीं। इस तरह से वर्षा के दिन के बारे में एक्सप्लेन किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, रेडियो नाटक लेखन का प्रारूप बनाइए और अपनी पुस्तक की किसी कहानी के एक अंश का रेडियो नाटक में रूपांतरित कीजिए। तो आप ये रेडियो नाटक, आप एग्जाम्पल जैसा कि आपके इस अध्याय के अंदर दिया गया है, उसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए कोई भी आप ले सकते हैं। आपके इसमें रजनी नाटक भी दिया गया है, जो रजनी एकांकी दी गई है 11वीं क्लास में। अब तो आप 12वीं क्लास में हैं, तो 11वीं क्लास में आपने रजनी एकांकी पढ़ी है, तो उसका एग्जाम्पल भी लिया जा सकता है। तो इससे पहले भी 9वीं क्लास में भी आपने एकांकी पढ़ी है, इससे पहले आपने पीछे पढ़ी है, 8वीं क्लास में भी पढ़ी है, और इससे पहले 6ठी क्लास में जैसे ऐसे ऐसे एकांकी पढ़ी है, और एक पापा खो गए 7वीं क्लास में आपने पढ़ी है।
इस तरह से आप कोई भी एकांकी का कोई भी उदाहरण लेकर उसको रेडियो नाटक के संवाद में बदलकर अच्छी प्रकार से उसको लिख सकते हैं। और बहुत आसान भाषा में मैंने आपको ये अध्याय करवा दिया है। आशा करती हूँ जो भी इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैंने आपको इसमें पाठ में बताए हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे, इसके अभ्यास के प्रश्न भी समझ आ गए होंगे। तो धन्यवाद।